नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद से संबंधित एमसीक्यूज। संसद टॉपिक जो है वो हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया था। उस भाग से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं वो आज की क्लास में देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो संघीय का मतलब यहाँ पे हो गया केंद्रीय। अब यहाँ देखिए, आपको शासन के 3 अंग बताए थे। शासन के 3 अंग जो हैं वो हैं विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये चित्र पढ़ाते समय ये बताया था आपको कि मॉन्टेस्क्यू का शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये जो तीनों शासन के अंग हैं, इनकी शक्तियां और कार्य क्षेत्र में क्या है? स्पष्ट विभाजन है। फिर आपको संसदीय जो प्रणाली है वो बताई थी, और भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें विधायिका में से ही किसको लिया गया है? कार्यपालिका को। ये हमने पढ़ा था। अब ये जो विधायिका है इसका दूसरा नाम है व्यवस्थापिका। तो संघीय व्यवस्थापिका जो है वो किसे कहा जाता है? विधायिका को। और हमारे यहाँ विधायिका को क्या नाम दिया जा रहा है? संसद। के बाद आगे देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो संसद की जब बात की गई थी तो संसद में आप देखिए अनुच्छेद जो 79 है, उस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है कि संसद के अंदर 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि अंग पूछे जाएं तो अंग कितने हैं? 3। लेकिन यदि सदन पूछे जाएं तो सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में जो है द्विसदनात्मक प्रणाली है, यानी संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। और अंग कितने हैं? 3। तो इसमें देखिए, ये अनुच्छेद किस में दे रखा है? 79 में। हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सदन यहाँ देखेंगे तो सदन है 2, जिनको हम क्या नाम देते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा उस सदन को कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन से उम्मीदवारों को चुना जाता है और जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो सदन। तो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन जो है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किस में होता है? लोकसभा में। तो लोकसभा प्रतिनिधि सदन या लोकप्रिय सदन कहलाता है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के मेंबर्स विधानसभाओं से चुन के आते हैं। तो विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचन किया जा रहा है और राज्यों के प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं वो किस में है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है? लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन जो है वो किसे कहा जाता है? लोकसभा को। फिर उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि संसद का स्थायी सदन। आपको कार्यकाल बताया गया था। लोकसभा का यदि कार्यकाल पूछा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा कैसी होती है? स्थायी। लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं, उनका कार्यकाल फिक्स होता है कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन। लेकिन ये जो सदन है ये स्थायी रहता है, ये पूर्णतः भंग नहीं होता। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ये कैसा सदन है? स्थायी सदन। जबकि लोकसभा का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष। तो इसमें ध्यान रखिए, संसद का स्थायी सदन है तो स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। के बाद है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ये फिर ध्यान रखिए, नहीं वाले क्वेश्चन में आपको सर्किल करना है। क्वेश्चन जल्दबाजी में आप गलत कर देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो हमने पढ़ा था कि संसद के अंग कितने हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और कौन है? राष्ट्रपति। ये बात किस अनुच्छेद में दे रखी है? 79 में। हमने 3 अनुच्छेद याद किए थे, अनुच्छेद 79, 80 और 81। और इनको याद किया था एक ट्रिक से, सरला से क्या बनाना है? संसद। 79 में कौन सा अनुच्छेद? जो 79 अनुच्छेद है उसमें संसद के बारे में दे रखा है। 80 नंबर वाले अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में, और 81 में किस में दे रखा है? 81 में लोकसभा के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति भाग है, लोकसभा भाग है, राज्यसभा भाग है। उपराष्ट्रपति जो है
वो संसद का भाग नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया है। अभी बताया आपको कि अनुच्छेद 79 जो है उसमें संसद के 3 अंग बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये तीनों ही आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का उपराष्ट्रपति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही में आप देखिए तीनों ऑप्शन आने चाहिए, तो तीनों, डी वाला जो ऑप्शन है उसमें 1, 2 और 3। के बाद अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, यानी गलत कथन छांटना है। तो पहला है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। अभी हम विधेयकों के प्रकार देखेंगे अगले टॉपिक के अंदर, किस किस प्रकार के विधेयक होते हैं। जैसे आपको बताया था कि कोई भी कानून बनना है तो सबसे पहले वो किस रूप में प्रस्ताव जब रखा जाता है सदन के अंदर, तो किस रूप में होता है, विधेयक के रूप में। फिर विधेयक को 3 चरण पार करने होते हैं, पहला सदन, उसके बाद दूसरा सदन, दोनों सदन से पारित होने के बाद किसके हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, या उसे अधिनियम बोल दो, इंग्लिश में बोला जाता है एक्ट। तो ये सीढ़ियां पार करता है, तब जाके विधेयक क्या बन रहा है, कानून बन रहा है। अब यहाँ क्या दे रखा है कि प्रथम सदन, तो जब हम विधेयकों के प्रकार देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि कई प्रकार के विधेयक ऐसे हैं, कुछ विधेयक ऐसे हैं जो प्रथम उनका चरण है, या वो किस सदन में रखे जाने चाहिए, शुरुआती उनकी कहाँ से हो सकती है, लोकसभा से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धन विधेयक। धन विधेयक जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, लोकसभा से। तो इस तरीके से हम जो प्रथम सदन है वो किसको कहते हैं, लोकसभा को। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन। तो ये कथन भी सही है दोनों। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अभी पढ़ा था कि राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है, इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, जो 6 वर्ष है वो इसके सदस्यों का कार्यकाल है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, तो ये कथन भी सत्य है। तो यहाँ जो असत्य कथन निकलेगा वो कौन सा है, तीसरा वाला। उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सही कथन पता लगाना है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। अभी बताया कि लोकसभा तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव जो है उससे उम्मीदवारों को चुना जाता है। राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव में भाग लेने वाले होते हैं विधानसभा के मेंबर यानी विधायक, वो वोट डालते हैं। तो राज्यसभाओं का जो प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है और लोकसभा किसका कर रही है, जनता का। आगे है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और यहाँ देखेंगे तो तीनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे तीनों कथन सत्य हैं, तो उत्तर कौन सा आ जाएगा, उपरोक्त सभी। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन एग्जाम में जल्दबाजी से गलत होते हैं। एक तो नहीं वाले और एक ये क्रमशः वाले। तो क्रमशः में पूछा जा रहा है, तो इसमें ध्यान रखें पहले निम्न सदन और बाद में कौन सा आना चाहिए, उच्च सदन। तो निम्न सदन हम किसको बोलते हैं, लोकसभा को। तो लोकसभा पहले, फिर उसके बाद कौन आएगा, राज्यसभा। तो उत्तर कौन सा होगा, ये वाला बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। आपको संसद वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब ये बताया था कि सदन को एक तो आहूत करना यानी बुलाना, सत्र को आहूत करना। सदन जो है, सदन के सत्र को आहूत कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और सत्र का अवसान यानी सत्रावसान, ये भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। सत्र को बुलाना और सत्र को अवसान करना, ये दोनों काम किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। और लोकसभा का क्या करना, विघटन करना। लोकसभा का विघटन जो है उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो। दूसरा कारण है कि लोकसभा के अंदर जो सरकार है वो अपना विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हार चुकी हो, तो लोकसभा का क्या किया जा सकता है, विघटन। लोकसभा को या संसद को भंग किया जाता है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन। तो संसद को भंग करना यानी लोकसभा को भंग करना, ये कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। और संसद को भंग करना, लोकसभा को भंग करने का मतलब है
फ्रेश इलेक्शन होंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। यहाँ हमने देखे थे कि जो 3 अंग थे, विधायिका, कार्यपालिका और कौन सी थी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या था, संविधान का संरक्षण करना। ये 2 काम थे, संविधान का संरक्षण करना और संविधान की व्याख्या करना। व्याख्या के लिए आपको प्रस्तावना वाले में एक शब्द बताया था, प्रस्तावना वाले टॉपिक में बताया था निर्वचन। निर्वचन जो शब्द है उसका मतलब होता है व्याख्या करना, और संविधान की व्याख्या कौन करती है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ देखिए, संविधान का संरक्षण कर रहा है। संरक्षण यानी संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, कानून हैं, उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चल रही है या नहीं, यानी कार्यपालिका अपना काम कर रही है नहीं, या विधायिका जिसको हम क्या बोल रहे हैं, संसद, ये अपना काम कर रही है नहीं, ये कौन ध्यान रखता है, न्यायपालिका ध्यान रखती है। तो यहाँ क्या पूछा गया है क्वेश्चन, कि संसद की संप्रभुता। संप्रभु शब्द भी आपको प्रस्तावना वाले टॉपिक में अच्छे से समझाया था। संप्रभुता का मतलब होता है बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से स्वतंत्र होना, स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखना, क्या कहलाता है, संप्रभुता। जैसे आपने पढ़ा था कि भारत एक संप्रभु देश है, यानी भारत जो है अपने आंतरिक मामले और बाह्य यानी विदेशी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखता है। और प्रस्तावना में हमने ये पढ़ा था कि ये ताकत जो है, ये शक्ति भारत को किसने दी है, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये शक्ति भारत की जनता ने दी है। तभी यहाँ पे प्रस्तावना में जो पहली लाइन चालू होती है कि हम भारत के लोग इस संप्रभु राष्ट्र को, यानी भारत के लोगों ने ही भारत को क्या बनाया है, संप्रभु बनाया है, जिसमें इंटरनली और एक्सटर्नली जो डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए फ्री है। अब ये बात किसकी कर रहे हैं, संसद की, कि संसद के पास भी क्या है, संप्रभुता, यानी वो अपने डिसीजन ले सकती है। लेकिन ये डिसीजन जो होते हैं, इसके निर्णय जो होते हैं विधायिका के, ये किसके दायरे में होने चाहिए, संविधान के दायरे में। जो संविधान में प्रावधान है उनके विपरीत नहीं जाने चाहिए। और ये बात कौन ध्यान रखता है, न्यायपालिका ध्यान रखती है। यदि संसद ऐसे कानून पारित कर दे, ऐसे अधिनियम बना दे जो संविधान के विरुद्ध है या संविधान में जो प्रावधान है उनके विरुद्ध है, तो न्यायपालिका जो है वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकती है, और उससे इसकी शक्ति जो है वो क्या हो रही है, सीमित हो रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारतीय संसद की जो संप्रभुता है, जो इसके पास फ्रीडम है, उसको कौन प्रतिबंधित कर रही है। तो इसमें ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति से संसद जो है उसकी शक्तियां प्रतिबंधित नहीं होती हैं, विपक्षी दल के नेताओं से नहीं। यहाँ ध्यान रखेंगे न्यायिक समीक्षा से, यानी न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये ध्यान रखता है कि विधायिका जो है वो संविधान के दायरे में ही काम करे। उसके बाद आगे देखिए, संसद के कितने सत्र होते हैं। आपको बताया था इसमें संविधान के अंदर जो लिख रखा है वो ये है कि राष्ट्रपति समय समय पर सदन के सत्र को क्या करेंगे, आहूत करेंगे, यानी बुलाएंगे। और दूसरी चीज लिख रखी है कि कोई भी 2 सत्र जो हैं उनके मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ये बातें लिख रखी हैं। और आपको बताया गया था परंपरागत रूप से भारत में 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र था बजट सत्र, दूसरा सत्र था मानसून सत्र, और तीसरा सत्र है शीतकालीन सत्र। और इनको याद इस तरीके से करना था, फरवरी से मई तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी 4 महीने तक बजट सत्र था। उसके बाद 1 महीने की छुट्टी जून की, जुलाई और अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर तक कौन सा सत्र था, मानसून, यानी इसमें कितने, 3 महीने की। और शीतकालीन सत्र जो है अक्टूबर की छुट्टी, नवंबर और दिसंबर में 2 महीने के लिए कौन सा सत्र था, शीतकालीन सत्र। ये तो आदर्श रूप है सत्रों का, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, बीच में ही कई बार सत्रावसान कर दिया जाता है। तो इसमें देखते हैं तो जो बजट सत्र है वो सबसे बड़ा सत्र है। और संविधान में ये दे रखा है कि समय समय पर राष्ट्रपति सदन के सत्र को क्या करेंगे, आहूत करेंगे, बुलाएंगे। और सत्रावसान जो है, सत्र को खत्म करने का जो काम होता है वो भी किसका होता है, राष्ट्रपति का। और क्या लिख रखा है संविधान में कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता। तो ये जो लाइन लिख रखी है कि 6 माह से अधिक का गैप, यहाँ कितना कितना गैप है, 1-1 माह का।
ये कितना भी हो सकता है, लेकिन लास्ट कितना 6 माह से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो इससे ये पता चल रहा है कि साल में 2 बार सत्र होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको समझाई गई थी कि जो सदन है राज्यसभा और लोकसभा, ये पूरे वर्ष भर काम नहीं करती है, बीच-बीच में इनकी छुट्टियाँ होती हैं। तो जो काम कर रही हैं वो सत्र हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और कौन से हैं शीतकालीन सत्र। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सदन के संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ये तीनों सत्र ही होते हैं, बजट सत्र होता है, शीतकालीन और कौन सा है मानसून सत्र। उसके बाद आगे देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। संसद के 2 सत्रों, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो अभी देखा है कि कितना अंतराल दिया जा सकता है, 6 माह। 6 माह से ज़्यादा की इनके बीच में छुट्टी नहीं हो सकती। सत्र को बुलाना और सत्र को सत्रावसान करना, सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना दोनों काम किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। यहाँ सत्र को समाप्त किया गया है और सदन को समाप्त करना, तो ध्यान रखिए सदन 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती, ये स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तो विघटन भी किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। आपको एक नाम और बताया गया था, वो था सत्र का या सदन का स्थगन करना। यानी ये सत्र चल रहा है और बीच में ही थोड़े समय के लिए इसको स्थगित करना। तो स्थगित करने का काम जो है लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी है वो है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, और राज्यसभा में जो है सभापति कहते हैं उन्हें। तो ये जो है ये सत्र को क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं जो पीठासीन अधिकारी हैं। तो स्थगन करने का काम तो पीठासीन अधिकारी का होता है और आहूत करना और सत्रावसान करना ये काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया था कि यदि क्लास चल रही है, ये जो क्लास चल रही है उस चलती क्लास को बीच में स्थगित करने का काम कौन कर सकता है? क्लास टीचर। लेकिन पूरे सत्र को बुलाना फिर छुट्टी पे भेजना वो काम स्कूल का प्रिंसिपल कर रहा है, यानी किसके हाथ में है शक्ति? राष्ट्रपति के हाथ में। ये ध्यान रखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना दिया जा सकता है? 6 माह का। उसके बाद अगला देखिए, इसमें संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। अब एक बार इसको समझिए, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? वैसे विधेयकों के प्रकार जब पढ़ेंगे तो उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। कोई भी विधेयक जो है पहले प्रथम सदन जिसमें प्रस्तुत हुआ वो सदन है प्रथम सदन। अब प्रथम सदन कोई सा भी हो सकता है। धन विधेयक के लिए प्रथम सदन लोकसभा ही होगा, क्योंकि धन विधेयक जो हैं वो किस में रखे जाते हैं? लोकसभा में। तो शुरुआत उनकी लोकसभा से ही होती है, लेकिन बाकी और विधेयक हैं वो किसी भी सदन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रथम सदन जो है कोई भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। पहले प्रथम सदन से पारित हो, फिर वो दूसरे सदन में जाए। अब दूसरे सदन में जब जा रहा है तो इसमें ध्यान रखिए, इसने तो पारित करके भेज ही दिया प्रथम सदन ने, और यहां जाने के बाद क्या क्या हो सकता है? यदि ये पारित कर दे, दूसरा सदन पारित कर दे, तो सीधा ये विधेयक किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार की पावर है। पहली पावर है वो इस विधेयक को स्वीकृति दे देंगे। यदि स्वीकृति दे दी तो ये विधेयक जो है एक्ट बन चुका है, यानी अधिनियम बन गया। विधेयक को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बिल। यानी बिल एक्ट बनने का तरीका, प्रथम सदन दूसरा सदन पारित कर दिया, स्वीकृति हो गई, एक्ट बन चुका है। हो सकता है राष्ट्रपति खारिज कर दे, हो सकता है पुनः विचार के लिए भेज दे, वापिस भेजा जाए सदनों में, या फिर क्या अपना सकते हैं? पॉकेट वीटो। ये सब विस्तार से हम पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे समझाया जा रहा है कि 2 सदनों के बीच में मतभेद कैसे होता है किसी भी विधेयक पर। तो इसने पारित कर दिया तब तो कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इसने दूसरे सदन ने यदि खारिज कर दिया, पहले ने पारित किया था और उस विधेयक को दूसरे सदन ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया, या फिर 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ नहीं कहा, अपने पास पड़े रखा उस विधेयक को, कोई प्रतिक्रिया नहीं, या फिर क्या किया? संशोधन कर दिया, इसमें संशोधन करके पारित कर दिया, उस विधेयक में कुछ काट छाट की, संशोधन किया, फिर पारित किया। तो इन 2 केस में तो सीधा डेडलॉक हो गया। डेडलॉक का मतलब है मतभेद हो गया। इसमें खारिज कर दिया, ये 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो दोनों सदन के मध्य क्या है? डेडलॉक है।
या उसे हम कह सकते हैं मतभेद है। संशोधन करके पारित किया और संशोधन करके ये वापस इसके पास आया। अब ये जो प्रथम सदन है, खाली जो संशोधन वाला भाग है उसी को चेक करेगा। संशोधन वाला, क्योंकि शुरू वाला पूरा जो विधेयक है वो तो इसने पढ़ लिया था, उसमें कुछ इन्होंने ऐड करके या संशोधन करके दिया है। संशोधन वाले भाग को ये चेक करेगा, उसमें यदि इसने पारित कर दिया तो दोनों सदनों की हामी है और ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और जो इसने फेरबदल करके भेजा था उसको यदि इस सदन ने खारिज कर दिया, इसको मंजूर नहीं है, तो फिर दोनों में आपस में सहमति नहीं बनी, फिर क्या होगा? डेडलॉक। यानी आपने देखा कि दो सदन के मध्य मतभेद हो रहा है जिसे हम डेडलॉक बोल रहे हैं। एक नाम और दिया जाता है गतिरोध। गतिरोध कब हो रहा है? एक सदन से विधेयक पारित हो चुका है, सदन कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ विधेयकों को छोड़ के बाकी सभी विधेयक जो हैं वो किसी भी सदन से शुरू हो सकते हैं। धन विधेयक सिर्फ शुरू कहाँ से होता है? लोकसभा से। तो प्रथम सदन से मंजूर होने के बाद, पारित होने के बाद जब दूसरे सदन के पास जाता है तो दूसरा सदन यदि उसे सीधा सीधा पारित कर दे तो वो किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जो है उस पर आगे अपनी कोई सी भी 4 पावर में से यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सदन यदि खारिज कर दे, एक ने पारित किया दूसरे ने खारिज किया, तो गतिरोध हो गया है। एक ने पारित किया और दूसरे सदन ने विधेयक को अपने पास रखा, 6 महीने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब भी क्या माना जाता है? कि गतिरोध है। और ध्यान रखना है इसमें कि प्रथम सदन ने पारित किया, दूसरे ने जब पारित किया तो कुछ संशोधन कर दिया, कुछ फेरबदल किया है, तो ये विधेयक वापस पहले सदन में जाएगा और पहला सदन जो है वो संशोधन वाले भाग जो है उसी को प्रस्तावित करेगा और उसमें यदि वो पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और यदि वो संशोधन वाला भाग जो है उसको ये प्रथम सदन मंजूरी नहीं देता है, खारिज कर देता है, तो क्या आ जाएगा? गतिरोध। यानी दोनों सदन सहमत नहीं हुए हैं, वो स्थिति आ गई गतिरोध। अब गतिरोध की स्थिति में क्या होता है? गतिरोध की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत, आपको एम्बुलेंस वाला नंबर याद रखना है, 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला रहे हैं, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स एक साथ बैठाए जाएंगे और फिर उसके बाद उनके सामने वो विधेयक रखा जाएगा और फिर उसको पारित करवाया जाएगा। तो उस पर जब चर्चा की जाएगी तो यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो संयुक्त बैठक हो रही है इसकी मॉनिटरिंग यहाँ पे करेंगे लोकसभा के स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो यहाँ फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो संयुक्त बैठक हो रही है इसमें उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब आप देखना राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है हायरार्की में लोकसभा के अध्यक्ष से क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। पद की जो आप हायरार्की देखेंगे उसमें उपराष्ट्रपति का पद जो है वो ऊपर है। और जबकि इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? जब संयुक्त बैठक दोनों साथ में आके बैठे हैं तो संयुक्त बैठक की जो मॉनिटरिंग है वो कौन कर रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसलिए इनको इसमें नहीं बुलाया जाता है। तो आपको यहाँ ये पता चला कि दो सदनों के मध्य जब गतिरोध हो रहा है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या प्रावधान है कि वो क्या बुला सकते हैं? संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसमें दोनों सदन साथ में बैठेंगे और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर। और इसमें उपराष्ट्रपति जो है उनको नहीं बुलाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए इसमें, अब ये क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ये कब किया जाता है आयोजित? तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हम पढ़ चुके हैं, निर्वाचक मंडल पूरा पढ़ा था, वहां संयुक्त बैठक के बारे में नहीं दे रखा था। अगला है इसके अंदर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऐसा भी नहीं है। संसद में संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, संविधान संशोधन वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रक्रिया दी गई है कि संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है। तो वहां पे आपको दो तरीके बताए थे कि संशोधन कैसे कर सकते हैं। और संशोधन करने के लिए हमने पढ़ा था कि संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक शुरू हो रहा है वो एनी हाउस यानी किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। ये मनी बिल की तरह नहीं है। धन विधेयक में क्या कहा जाता है कि शुरुआत कहाँ से होगी? लोकसभा से। लेकिन संविधान में संशोधन कर रहे हो तो किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। फिर पढ़ा था हमने कि अलग अलग सदन में
दोनों अलग अलग बैठेंगे और दोनों में कौन सा बहुमत विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और संविधान संशोधन करते समय कोई समझौता नहीं है कि यदि इनमें गतिरोध हो गया तो राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक से संविधान में संशोधन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, इस समय संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। विशेष बहुमत के लिए आपको शर्तें बताई थी कि विशेष बहुमत किसे कहा जाता है। इसमें 2 शर्तें थी, वो दोनों पूरी होती हैं तभी विशेष बहुमत माना जाता है। पहली शर्त थी कुल सदस्य जो हैं, कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत यानी जितने सदस्य हैं उनका 50% प्लस 1, और एक था प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। इनमें से जो भी संख्या बड़ी है वो पूरी हो जाती है तो दोनों शर्तों को उसमें अंतर्निहित माना जाता है, और वो कौन सा बहुमत होता है, विशेष बहुमत। और दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से विधेयक पारित होता है तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। चौथा ऑप्शन पढ़िए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या है, मतभेद है। इसी मतभेद को अभी पढ़ा था अपन ने, मतभेद को डेडलॉक भी बोल दो या फिर क्या बोलते हैं, गतिरोध। तो किसी विधेयक से संबंधित यदि सदनों में गतिरोध है तो राष्ट्रपति क्या बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और गतिरोध की कंडीशन देख लीजिए, क्या क्या कंडीशन थी गतिरोध की। पहली कंडीशन ये थी कि एक सदन पारित कर दे, दूसरा खारिज कर दे तो गतिरोध हो सकता है। एक सदन पारित कर दे, दूसरा 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे। एक सदन पारित कर दे, दूसरा संशोधन के साथ पारित करे लेकिन पहला वाला उन संशोधन को नहीं माने। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो इसमें है निम्न कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर आपने देखा, खाली ये चौथा वाला है तो केवल 4 आएगा इसका उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है साधारण विधेयक से संबंधित, साधारण विधेयक दे रखा है, इसका मतलब संविधान संशोधन वाला विधेयक नहीं है ये, से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है। तो ध्यान रखना है, बुलाने का नाम तो किसका है, राष्ट्रपति का, और उस सदन की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और फिर आगे ध्यान रखेंगे, आपको शुरू में बताया था राष्ट्रपति जो है सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं, तो ये संयुक्त बैठक भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही बुलाई जाती है। अगला है यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। अब यहाँ ये टिक नहीं लगाना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति समाधान नहीं करते। राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद का क्या बुलाते हैं, संयुक्त संयुक्त सत्र या संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उस बैठक से समाधान होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, संसद का संयुक्त सत्र जो है वो समाधान करेगा। अगला क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो आपको बताया था कि राष्ट्रपति का काम संयुक्त अधिवेशन को बुलाना है, अध्यक्षता जो है वो कौन करेंगे, लोकसभा के स्पीकर। तो यहाँ देखिए कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। तो यहाँ लिखा है हाँ। अगला लिख रखा है यदि संसद ऐसा चाहे तो, एक लिख रखा है कभी नहीं, और एक इनमें से कोई नहीं। तो ये कभी भी अध्यक्षता नहीं करेंगे। अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आपको संसद की जो कार्रवाई पढ़ाई गई थी, संसद की जो दैनिक कार्रवाई थी कि 11 बजे से संसदीय कार्रवाई शुरू होती हैं, सदन आके बैठता है, तो 11 से 12 जो शुरू का पहला घंटा होता है वो होता है प्रश्नकाल। और उसमें आपको 4 प्रकार के प्रश्न बताए थे, एक था तारांकित प्रश्न, एक था अतारांकित, एक था अल्प सूचना प्रश्न, और एक बताया गया था आपको प्राइवेट मेंबर्स प्रश्न। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि संसद की जो कार्रवाई सूची है उसमें प्रथम विषय होता है। तो प्रथम विषय जो है बिल्कुल शुरुआती घंटा जो होता है वो क्या होता है, आपका प्रश्नकाल का। उसके बाद अगला देखिए, इसमें कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। ये आपको पढ़ाया गया था कि ये जो शून्यकाल है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो घंटा है उसे क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। और ये भारतीय संसद का नवाचार है, 1962 से शुरू किया गया और तब से ये परंपरा शुरू हो रखी है। यहाँ ध्यान रखना है कि प्रश्नकाल के बाद में जो 1 घंटा जो शून्यकाल है
उसमें कोई लोक महत्व का अति महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, उस पर चर्चा की जाती है, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो चर्चा जो हो रही है वो किस में होती है? शून्यकाल में। उसके बाद है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो संविधान में प्रावधान बताया था आपको कि क्या कह रखा है कि दो जो सत्र हैं उन दो सत्र के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और 6 माह से अधिक का गैप नहीं होगा, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि साल में कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। परंपरागत रूप से 3 होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। लेकिन संविधान में क्या दे रखा है कि किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी सत्रों के बीच में जो छुट्टी है वो 6 माह से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और इसी लाइन से निकल के आता है कि छुट्टी 6 माह से ज्यादा की नहीं, इसका मतलब साल में कम से कम 2 बार तो सत्र होना ही चाहिए। उसके बाद निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसमें ध्यान रखिए, अनुच्छेद 368 और संविधान में क्या कर रहे हैं हम? संशोधन कर रहे हैं। संविधान में संशोधन का मतलब है या तो आपने कोई चीज ऐड की है, कोई प्रावधान ऐड किया है, या वहां से हटाया है, या कुछ परिवर्तन किया है, चेंज किया है। तो ये क्या कहला रहा है? संविधान में संशोधन। और संविधान में जो संशोधन हो रहा है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बिल्कुल बराबर है। आप बाद में विधेयकों की प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कई विधेयकों में, कई प्रकार के कानून बनाने में राज्यसभा की शक्ति जो है वो कमजोर दिखती है, इसकी पावर कम दिखती है। जबकि संविधान में यदि संशोधन करना है तो जनता के प्रतिनिधि करने वाले कौन है? लोकसभा, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है? राज्यसभा। इन दोनों को बिल्कुल बराबर रखा गया है, क्योंकि संविधान में संशोधन जो है ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और दोनों सदनों में अलग अलग किस बहुमत से? विशेष बहुमत से ये पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति को ये जो स्वीकृति है इस प्रकार के विधेयक में अनिवार्य स्वीकृति देनी होती है, मतलब वो इसे खारिज नहीं कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन होता है इनके पास कि स्वीकृति देनी होगी। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें विशेष बहुमत वाला। और विशेष बहुमत में आपको 2 शर्तें बताई थी, तो यहाँ दे रखा है कि अलग अलग, यहाँ संयुक्त जो बैठक है उसका प्रावधान नहीं है। अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति यदि 2 सदनों के मध्य गतिरोध होता है, गतिरोध का मतलब इसने पारित कर दिया, और यदि ये दूसरा सदन है इसने नहीं किया तो गतिरोध हो गया। संविधान संशोधन के समय यदि ऐसा हो तो गतिरोध होने पे वहीं पे विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बाकी विधेयकों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 108 में दे रखा है, और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो यहाँ देखिए, अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक। उसके बाद अगला देखिए, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है? इसमें ध्यान रखिए, आपको गणपूर्ति और कोरम समझाया था। उदाहरण लिया था हमने क्लास का, कि क्लास में मान लीजिए स्ट्रेंथ है 60 बच्चों की। अब बहुत कम बच्चे आते हैं तो उस दिन क्लास नहीं लगती है, टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो एक मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, उतने बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए। तो मिनिमम स्ट्रेंथ मान लीजिए 1/10, यानी यदि 6 बच्चे भी प्रेजेंट होंगे तो क्लास जो है वो चलाई जा सकती है। ऐसी ही स्थिति सदन की रहती है, और उसमें भी नियम बना रखा है। सदन में आपने देखे थे, लोकसभा में मेंबर्स हैं 545, और 545 में से अभी 2 कम करने हैं आपको। लोकसभा के जो 2 मनोनीत थे एंग्लो इंडियंस, उनका प्रावधान अब हटा दिया गया, उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया है। और वो जो संविधान संशोधन किया गया उसका क्रम था 104। 104 में संविधान संशोधन द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस, उनका आरक्षण हटा दिया गया है। राज्यसभा में जो मेंबर्स थे 245। अब ध्यान रखिए, गण पूर्ति का मतलब है इनके 10% मेंबर आने चाहिए, और 10% मेंबर आएंगे तभी सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और 10% का मतलब है 1/10, तो इसे कहा जाता है गणपूर्ति। इसी को इंग्लिश में आपका नाम दिया जाता है कोरम कहा जाता है। तो कोरम यदि पूछा जाए कितना है तो 1/10 है। संसद के दोनों सदन का सत्रावसान, यानी सत्र को छुट्टी पे भेज रहे हैं
तो सत्रावसान जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? अब वो क्लास टीचर नहीं करेगा, यानी लोकसभा को यहाँ पे कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? लोकसभा का स्पीकर, या उसे बोल दें लोकसभा का अध्यक्ष, और यहाँ राज्यसभा में कौन कर रहे हैं? सभापति। तो ये छुट्टी पे नहीं भेज सकते, ये सिर्फ स्थगन का काम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और स्थगन भी दो प्रकार का होता है, निश्चित काल के लिए और अनिश्चित काल के लिए। निश्चित काल में आगामी तिथि बता दी जाती है कि अगली बैठक कब होगी। तो ये स्थगन वाले काम इनके हाथ में है, खाली सत्र को खत्म करना है। तो सत्र को खत्म करना क्या कहलाता है? सत्रावसान। ये प्रिंसिपल करेंगे, यानी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? आपको बताया था कि सदन की जो दैनिक कार्रवाई होती है, उस दैनिक कार्रवाई में जो प्रथम घंटा होता है, प्रथम वाला, उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। तो शुरू के पहले घंटे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस प्रश्न में आपको बताया था 4 प्रकार के प्रश्न थे। पहला प्रश्न था तारांकित प्रश्न, दूसरा था अतारांकित, तीसरा था अल्प सूचना प्रश्न, चौथा था प्राइवेट मेंबर प्रश्न। इस प्राइवेट मेंबर प्रश्न को गैर सरकारी प्रश्न भी कहा जाता है। इसमें आपको अंतर बताए गए थे। तारांकित जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न लिखित होता है, लेकिन उत्तर कैसा दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। और तारांकित प्रश्न जो है, उसमें नोटिस दिया जाता है 15 दिन का। इसमें इस चित्र से याद रखिए, आपको बताया था ये पूरी संसद है जिसको हम विधायिका कह रहे हैं, और विधायिका के अंदर से ही क्या निकाल रखी है? कार्यपालिका, जिसे हम कह रहे हैं सरकार। और कार्यपालिका में मंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, ये सब आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो सदन प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न जो है विपक्ष के लोग पूछेंगे किनसे? इन मंत्रियों से। तो प्रश्न जो है मंत्री परिषद या कार्यपालिका से पूछे जा रहे हैं। तो तारांकित प्रश्न भी हो सकते हैं, जिसमें नोटिस दिया जाता है 15 दिन का, लिखित प्रश्न है और मौखिक उत्तर रहता है। जब हम मौखिक उत्तर देते हैं तो उसमें पूरक प्रश्न की संभावना रहती है, दूसरा प्रश्न भी आगे पूछा जा सकता है। ये जो अतारांकित प्रश्न है, इसमें सारा काम किस में होता है? लिखित में। सब फॉर्मल है, लिखित तो प्रश्न होंगे और लिखित ही क्या होंगे? आंसर होंगे। तो प्रश्न और उत्तर सब कुछ लिखित हैं। यहाँ पे पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जो उत्तर दे रहा है वो सामने नहीं खड़ा है उस टाइम, तो ये क्वेश्चन भी किस में है? लिखित ही है। उसके बाद आगे ध्यान रखना है अल्प सूचना। यदि लोक महत्व का कोई अर्जेंट मुद्दा है, उस पर प्रश्न पूछने हैं, तो 15 दिन का नोटिस नहीं दिया जाता। यहाँ 15 दिन के नोटिस वाली जो शर्त है वो खत्म है, और प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाते हैं, यानी लिखित प्रश्न, और उत्तर कैसे देने होते हैं? मौखिक। तो ये तो 3 प्रकार के प्रश्न ये थे। चौथा जो प्रश्न है उसे कहा जाता है प्राइवेट मेंबर प्रश्न, या गैर सरकारी जो सदस्य हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। गैर सरकारी का मतलब है इस मंत्री परिषद में नहीं है, वो सदस्य सदन में तो है लेकिन इनसे बाहर है। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है ये किसी ऐसी समिति का सदस्य है जिससे संबंधित सूचना चाहिए, तो ये सदस्य कहलाएगा गैर सरकारी, या इसको प्राइवेट मेंबर कहेंगे। तो संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो विरोधी दल के सांसदों को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। तो ये ध्यान रखिए, आपको अभी बताया कि कार्यपालिका से बाहर जितने भी बैठे हैं वो सब कैसे सदस्य हैं? गैर सरकारी सदस्य। उनको सरकार में नहीं काउंट किया जा रहा है। तो कार्यपालिका में मंत्री परिषद आ रही है, तो मंत्री परिषद के अलावा जितने भी प्रत्येक सांसद हैं उनको हम क्या बोलेंगे? गैर सरकारी सदस्य। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, संसद शब्द जो है वो किसको संदर्भित करता है? तो हमने जो 3 चित्र से पढ़ा था, कार्यपालिका, विधायिका और कौन सी है? न्यायपालिका। तो जो केंद्र की विधायिका थी या संघ की विधायिका थी, उसी को हम क्या कह रहे थे? संसद। राज्यों के अंदर जो है, केंद्र में तो कहा जाता है संसद, और राज्य में जो कानून बनाने वाले हैं उन्हें कहा जाता है विधान मंडल। यहाँ संसद के जो सत्र हैं, संसद के जो सदन हैं या अंग बोलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और कौन है? राष्ट्रपति। और यहाँ जो विधान मंडल है राज्यों में, उसमें सबसे ऊपर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान मंडल जो है वो तो है राज्यों में, राज्यों की विधायिका किसे कहा जाता है? विधान मंडल को। और राष्ट्र की या केंद्र की या संघ की विधायिका जो है वो किसे कहा जाता है? संसद को। तो इसमें 3 अंग ये हैं, और राज्य की विधायिका में ये हैं 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा और विधान
परिषद। यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि कुछ एक राज्यों में ही ये दूसरा सदन है विधान परिषद, और किस अनुच्छेद द्वारा विधान परिषद जो है इसका सृजन किया जाता है या किस द्वारा इसका उत्साधन किया जाता है, यानी इस सदन को खत्म किया जाता है। तो जिस प्रकार से विधानसभा के पास पावर होती है कि ये नया सदन बना भी ले अपने राज्य में और उसको खत्म भी कर दे, वैसी पावर इसके पास नहीं होती कि लोकसभा राज्यसभा का सृजन कर ले या इसको खत्म कर दे। अब यहाँ आपको क्या पूछा गया है, संसद शब्द जो है वो किसको संदर्भित करता है? राज्यसभा को। तो खाली राज्यसभा संसद नहीं है, राज्य की विधायिका। तो आपको बताया कि राज्य में जो कानून बन रहे हैं उसमें कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और एक है लोकसभा, तो लोकसभा भी सीधा संसद नहीं है अकेली। राष्ट्रीय विधायिका यानी नेशनल लेवल पे जो कानून बनाने वाली पूरी यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, संसद। तो राष्ट्रीय विधायिका जो है उसे कहा जाता है संसद। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिया है? ये आपको छोटी सी ट्रिक याद कराई थी, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए याद रखनी है। क्या नाम याद करना था? सरला। और फिर आपको अनुच्छेद 79, 80 और कौन सा था, 81। 79 में संसद के बारे में दे रखा है, 80 में जो है राज्यसभा के बारे में, और 81 में किसके बारे में दे रखा है, लोकसभा के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि लोकसभा के गठन से संबंध में प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? परिसीमन जब हम पढ़ेंगे तो परिसीमन आयोग में आप देखेंगे कि ये जो 1971 की जनगणना चल रही है ये किस वर्ष तक रहेगी? 2026 तक। आपको राष्ट्रपति का जब निर्वाचन पढ़ाया था तब बताया गया था कि 1971 की जनगणना को आधार क्यों लिया गया है, क्योंकि जनगणना तो हर 10 वर्ष में होती है, तो सीटों का विभाजन जो है या वितरण हर 10 वर्ष में होना चाहिए। तो यहाँ ये बताया गया था कि जो परिवार नियोजन है या जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम है वो भारत में दक्षिणी राज्यों में ज़्यादा प्रभावी हुआ, और दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या थोड़ी स्थिर हुई, और उत्तरी राज्यों की जनसंख्या दक्षिणी राज्यों की तुलना में क्या होती गई, बढ़ती गई। और ये जो सीटें दी होती हैं लोकसभा और राज्यसभा में, सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पे होता है। और यदि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो उत्तरी राज्यों को यदि हर बार परिसीमन जो है उस जनसंख्या के आधार पे सीटों का वितरण करेगा तो उत्तरी राज्यों को जो सीटें हैं वो ज़्यादा मिल सकती थी। तो ये जो है मतभेद खत्म करने के लिए 1971 की जनसंख्या है उसी को आधार बना दिया गया, और इसके लिए कहाँ तक कहा गया कि 2026 तक तो इसी को मानेंगे। अब उसके आगे देखते हैं कि क्या प्रावधान किया जाए। फिर उसके बाद अगला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये हमने तुलनात्मक रूप से पढ़ा था, आपको बताया था कि याद नहीं रहता है, इसलिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसमें उम्मीदवार की उम्र आप ऐसे याद कर लीजिए, लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति में कितनी है, 35 वर्ष। तो इस तरीके से याद करेंगे। तो 25 वर्ष जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। उसके बाद है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो हमने पढ़ा था लोकसभा का जो विघटन है वो 2 कारणों से हो सकता है, या तो उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, या फिर जो है पहले ही सरकार विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में हार गई हो, और राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि लोकसभा में अन्य कोई दल जो है वो सरकार नहीं बना सकता। यहाँ आपको पूरा बताया गया था कि लोकसभा में सरकार यानी कार्यपालिका, इसके हारने का मतलब यानी सरकार गिरना, इसका मतलब ये नहीं है लोकसभा विघटित हो गई है। लोकसभा का विघटन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और किसकी संस्तुति पर? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर किया जाता है। तो यहाँ पे लोकसभा का जब विघटन हो रहा है उसके बाद जो है फ्रेश इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे। सरकार गिरने से इलेक्शन नहीं होते हैं, लोकसभा के विघटन होने से चुनाव होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। और विघटन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद अगला है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय आपात आपको पढ़ाया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी, उस समय
यदि चुनाव जैसी परिस्थिति नहीं हो पा रही है, चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से ज्यादा भी किया जा सकता है। ये प्रावधान पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। आपको बताया था 4 प्रकार के प्रश्न थे, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और प्राइवेट मेंबर्स क्वेश्चन। तो एक विशेष दिन में यानी एक दिन में जो अधिकतम क्वेश्चन जो तारांकित हैं वो कितने पूछे जा सकते हैं? 20 पूछे जा सकते हैं। अविश्वास, विश्वास और निंदा प्रस्ताव, 3 प्रस्ताव आपको पढ़ाए गए थे। अब इसमें से क्या पूछा गया है? अविश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया जाता है? तो तीनों ही प्रस्ताव किस सदन में लाए जा रहे थे? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव बताया गया था, वही ध्यान रखें, लोकसभा में ये रहा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाएगा। और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जब विपक्ष लेके आ रहा है तो इस प्रस्ताव को सदन में रखने के लिए, लोकसभा में रखने के लिए 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। 50 सदस्यों की सहमति द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा जाता है कि हमें इस सरकार में क्या है? अविश्वास है, इसके पास बहुमत नहीं है। फिर इसको चेक किया जाता है। यदि ये पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, और सरकार गिर जाती है फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास ऑप्शन रहता है कि यदि इस लोकसभा के अंदर कोई अन्य दल के पास बहुमत है तो वो सरकार बना सकता है, और नहीं है तो फिर लोकसभा का क्या कर दिया जाता है? विघटन किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव में एक चीज और ध्यान रखनी है, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में अंतर पढ़ा था हमने। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है वो भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव में एक स्पेसिफिक रीजन होता है, कारण होता है, यानी विषय होता है जिसपे बहस होती है और इसकी निंदा की जाती है मंत्री की या मंत्री के समूह की। और निंदा प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन सरकार दबाव में आ जाती है, क्योंकि निंदा किसकी हो रही है? सरकार के मंत्री की ही हो रही है। तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में थोड़ा अंतर है। और निंदा प्रस्ताव जो है उसको प्रस्तुत करने के लिए ये 50 सदस्य सहमति वाली कोई शर्त नहीं होती है। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो आपको बताया था शून्यकाल भारतीय संसद का नवाचार है, 1962 से चालू हुआ है। संसद की जो ये सदन की दैनिक कार्रवाई होती है उसमें पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है और दूसरा घंटा जो है वो कौन सा है? शून्यकाल का। और शून्यकाल में जिस भी टॉपिक पे बहस होती है वो प्री प्लान्ड नहीं होता, यानी पहले से उस टाइम टेबल में निर्धारित नहीं है। राष्ट्रीय लोक महत्व ऐसा कोई अर्जेंट मुद्दा होता है उस पे उस घंटे के अंदर चर्चा की जाती है। तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें जो ये वाला है संसदीय कार्रवाई के पूर्वाध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो है 1 घंटा, वो क्या कहलाता है? शून्यकाल। उसके बाद ये आपके क्वेश्चंस जो हैं संसद का जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था उससे संबंधित MCQs हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड पार्ट संसद का और पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।